नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व, जिसमें बात करेंगे आर्टिकल 45। टॉपिक का नाम है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, और इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 विद्यार्थियों, अनुच्छेद 45 में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली जो बात रहेगी वो रहेगी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा कौन है? राज्य। परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा निःशुल्क शिक्षा को आर्टिकल 21A जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो आर्टिकल 45 में संशोधन करके इसका एक भाग कहां डाल दिया है? आर्टिकल 21A में डाल दिया। इसके अलावा दूसरी बात है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध राज्य ही करवाएगा। यानी आंगनबाड़ी केंद्र खोल रखे हैं ना कि 5 वर्ष से ऊपर की आयु है तो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट जो भी है। जबकि 5 वर्ष से कम आयु या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती है। यही दो बातें इसमें। पहली बात कौन सी है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा कौन है? राज्य। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। अब देखो, इसमें एक करेक्शन क्या होता है? एक संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा होता है? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत क्या किया जाता है? निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21A में अनुच्छेद 21A जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? 45 से उठा के कहां डाल दिया? 21A में डाल दिया। समझ पाए? और इसे मौलिक अधिकार बना दिया। क्या? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार। और वर्णन है कहां? आर्टिकल 21A में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा विद्यार्थियों इसका जो रहेगा वो रहेगा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों।
कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य उपलब्ध करवाएगा। दूसरा जो इसका नियम बनेगा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। कौन उपलब्ध करवाएगा विद्यार्थियों? राज्य। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो यह आर्टिकल अपना कौन सा हो गया? 45। यह आर्टिकल हो गया विद्यार्थियों अपना कौन सा? 45। अब बात करते हैं आर्टिकल 46 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 46। अनुच्छेद 46 और 46 क्या कहता है? 46 में जो बात है महत्वपूर्ण वो है कि राज्य SC ST कमजोर वंचित व पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा काम व लोक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएगा। क्या क्या? राज्य SC ST कमजोर वंचित व पिछड़े वर्ग के लिए क्या क्या सुविधाएं करवा सकता है? काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाया गया है। लोक व्यवस्था क्या करेगा? उपलब्ध करवाएगा। लोक व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा। किनको उपलब्ध करवाएगा विद्यार्थियों? SC ST कमजोर वंचित व पिछड़े वर्ग के लिए। राज्य कौन है? राज्य SC ST कमजोर वंचित व पिछड़े वर्ग के लिए काम, शिक्षा, लोक व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा। शिक्षा, काम और लोक व्यवस्था क्या करेगा? उपलब्ध करवाएगा। कौन है? राज्य। इसके साथ इन वर्गों के शोषण से भी रक्षा करेगा। इन वर्गों की, किन वर्गों की? इन वर्गों के शोषण से रक्षा करेगा तथा इनकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखेगा। दूसरी बात क्या है? इनके आर्थिक दशा का ध्यान रखेगा। इनकी आर्थिक दशा का भी ध्यान रखेगा। तो विद्यार्थियों, आर्टिकल 46 क्या कहता है कि राज्य SC ST कमजोर वंचित व पिछड़े वर्ग के लिए काम, शिक्षा व लोक व्यवस्था
उपलब्ध करवाएगा और इन वर्गों के शोषण से भी रक्षा करेगा तथा इनके आर्थिक हितों का भी ध्यान देगा। आर्थिक हित कह दो चाहे दशा, आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा या आर्थिक दशा का भी ध्यान रखेगा। यह आर्टिकल हो गया 46। अब आएगा 47 और 47 में कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, राज्य की क्या है प्राथमिक कर्तव्य। इसमें आएंगे विद्यार्थियों अनुच्छेद 47, इसमें क्या आएंगे राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य। अब प्राथमिक कर्तव्यों में राज्य क्या करेगा, क्या क्या करेगा? बताइए प्राथमिक कर्तव्य। देखो राज्य केवल औषधीय मामलों को छोड़कर या औषधीय प्रयोजन को छोड़कर, क्या राज्य औषधीय प्रयोजन को छोड़कर इसके अलावा अन्य मदिरा एवं नशीले पदार्थों पर क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है, जिससे मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसको? औषधीय प्रयोजन के अलावा मदिरा एवं नशीले पदार्थों पर रोक लगा सकता है जो मानव स्वास्थ्य के अनुकूल न हो। क्या समझे? जैसे दवाइयां हैं तो दवाइयों में भी किसकी अल्कोहल की मात्रा होती है। मान लीजिए कोई दवाई ऐसी है जिससे कुछ नशा जैसी स्थिति बनती है दवा पीने से, तो फिर लोगों को यह पता चल जाएगा कि भाई दवा पीने से क्या हो रहा है, नशा हो रहा है, तो शराब की जगह उस दवाई का यूज लेना क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। जैसे एक दवाई आती थी कोरेक्स दवाई, खांसी की दवाई आती थी, और खांसी की दवाई से लोगों को यह पता चलने लग गया कि इससे क्या होता है, नशा। कोल्ड ड्रिंक लिया, कोरेक्स डाली और मिलाया और पिया, नशा हो गया। अब देखो कोरेक्स की डिमांड सबसे ज्यादा कब होती है, खांसी कब होती है, सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में सर्वाधिक क्या होती है, खांसी होती है। अब दवाइयों की स्थितियां यह बनी कि कोरेक्स सर्दियों के बजाय गर्मियों में भी ज्यादा बिकने लग गई। तो फिर स्वास्थ्य विभाग ने ध्यान दिया कि भाई सर्दियों में जितनी बिक रही थी उससे ज्यादा गर्मियों में बिक रही है, इसका मतलब है क्या है। तो सरकार ने जवाब मांगा, स्वास्थ्य विभाग ने जवाब मांगा कि ये जो कोरेक्स बिकती है ये कितनी बजे से कितनी बजे के बीच ज्यादा बिकती है। तो लोगों का जवाब आया कि 7 से लेकर 8-9 बजे तक सबसे ज्यादा बिकती है, और एक एक व्यक्ति 10-10 कोरेक्स की लेकर जाते हैं पैकिंग। समझ पाए मेरी बात? तो स्वास्थ्य विभाग को पता चल गया कि इसका नशे के रूप में क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। तो उस पे क्या लगा दी, रोक लगा दी। क्या लगा दी, रोक। कई लोग होते हैं ब्रेड में दही लगाकर खाते हैं ना, जबकि कई लोगों ने ब्रेड में आयोडेक्स लगाकर खाना प्रारंभ कर दिया। आयोडेक्स है जो जहां पे चोट लग जाती है और लगाई जाती है ना आयोडेक्स है, तो आयोडेक्स को ब्रेड पे लगा के खाना प्रारंभ कर दिया, उससे भी नशा होता है। इंडिया के लोग बहुत ज्यादा क्या है, टेक्निकल है। क्या है, टेक्निकल है, तो उस पे भी रोक लगाई। समझ पाए मेरी बात? तो कुछ औषधीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य मदिरा एवं नशीले पदार्थों पर क्या लगा सकता है,
रोक लगा सकता है जो मानव स्वास्थ्य के क्या हो, प्रतिकूल हो, यानी अनुकूल नहीं हो, हानिकारक हो, प्रतिकूल हो। बात एक ही हो गई नहीं। पहली बात तो ये कहता है किसमें, 47 में। दूसरी बात कहता है कि नागरिकों को उच्च स्तरीय पोषण मिलना चाहिए, यानी पोषण स्तर उच्च बनाएगा। जीवन स्तर और पोषण स्तर, नागरिकों का जीवन स्तर और पोषण स्तर क्या बनाएगा, उच्च बनाएगा। कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। कैसे, आंगनबाड़ी केंद्र है, इसके अलावा सरकारी विद्यालय, यानी पोषण स्तर को उच्च कैसे बना रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में दूध वितरित किया जाता है। कुछ बार ऐसे होते हैं जहां फ्रूट भी बांटे जाते हैं सरकारी विद्यालयों में। मिड डे मील के थ्रू डेली भोजन दिया जाता है, तो पोषण पौष्टिक आहार दिया जाता है, और वही होता है जिससे कि पोषण का स्तर क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ये राज्य अपना काम है, कर ही रहा है। ये पहले वाला काम भी राज्य कर रहा है, तभी तो अपन नीति निर्देशक तत्व है ना, ये हमारे लिए बहुत काम के। यदि इन्हें 100% लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग की भांति दिखने लग जाएगा। कौन है, भारत स्वर्ग की भांति देखने लग जाए यदि नीति निर्देशक तत्व पूर्ण रूप से क्या कर दे, लागू कर दे सारे। तो ठीक है, अब 47 की बात करें। देखो 47 में क्या है, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य। सबसे पहले प्राथमिक कर्तव्य की बात करेंगे। औषधीय परियोजन के अलावा, औषधीय प्रयोजन के अलावा मदिरा व नशीले पदार्थों पर रोक लगा सकता है। नशीले पदार्थों पर क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है। जैसे बिहार है, तो बिहार में ये जो मदिरा है, शराब है, इन पे बैन है। राजस्थान में मदिरा पे बैन नहीं है, क्योंकि राजस्थान में राजस्व की प्राप्ति का एक अहम भाग है क्या, शराब। समझ गए, कई राज्यों में शराब बैन है और कई राज्यों में शराब बैन है। तो राजस्थान में शराब बैन है क्या, नहीं है। समझ पाए मेरी बात। औषधीय प्रयोजन के अलावा मदिरा व नशीले पदार्थों पर रोक लगा सकता है। जो मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल या प्रतिकूल, ऐसे लिख लो। तो मानव स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल हो, यानी मानव स्वास्थ्य पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो इसकी रहेगी वो है कि नागरिकों के जीवन स्तर व पोषण स्तर को उच्च बनाए रखे। जीवन स्तर व पोषण स्तर को उच्च बनाए रखे कौन है, राज्य। कौन बनाएगा विद्यार्थियों, राज्य।
ये महत्वपूर्ण जानकारी है आर्टिकल 47। अब बात करेंगे आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन हेतु उन्नत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए। यानी राज्य सलाह क्या देगा लोगों को कि एक तो उन्नत किस्म के बीज और उन्नत किस्म के या उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन किया जाना चाहिए। ये राज्य क्या देगा? सुझाव देगा। इसका देगा राज्य सुझाव अनुच्छेद 48। अब आर्टिकल 48 क्या कहता है? ये सबसे पहली बात क्या कहता है? 48 में सबसे पहली बात है कि राज्य कृषि पशुपालन हेतु उन्नत या वैज्ञानिक राज्य कृषि पशुपालन हेतु उन्नत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के सलाह दे। सकता है। राज्य कृषि पशुपालन हेतु उन्नत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दे सकता है। ये हो गया पहले नंबर। अब आती है बात नंबर 2। एक तो मालवाहक पशु, एक तो गो हत्या। कौन सी? गो हत्या मालवाहक पशु, दुधारू पशु, व बछड़ों के वध पर रोक। गो हत्या कौन से आर्टिकल के तहत नहीं कर पाएंगे अपन? 48। कौन सा है? 48 के तहत गो हत्या नहीं कर सकते हैं, दुधारू पशुओं की हत्या नहीं कर सकते हैं। मालवाहक पशु, जैसे मालवाहक यानी जो माल ढोने वाले पशु है, उनके भी बछड़ों का भी वध पर रोक है। ठीक है, ये बात है। इसके अलावा ये अपनी हो गया 1 नंबर बिंदु, 2 नंबर। 3 नंबर बिंदु क्या है कि राज्य मालवाहक पशु एवं दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए कार्य करे। राज्य मालवाहक पशु और दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार का कार्य करेगा। अब देखो, सबसे पहले कृषि एवं आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन। कृषि से तात्पर्य है हरित क्रांति
यानी जैसे ही विद्यार्थियों देश क्या होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होते ही एकदम से जनसंख्या का विस्फोट हुआ और जनसंख्या का विस्फोट इतना भयंकर हो गया 71 तक आते आते कि लोगों को खाने के अन्न की समस्या हो गई थी। यानी उत्पादन होता अन्न कम और खाने वाले ज्यादा। यानी आजादी के बाद तुरंत जनसंख्या का विस्फोट हुआ और भारत में खाद्यान्न की कमी आ गई। अब खाद्यान्न की कमी आ गई तो क्या करें? उन्नत किस्म के बीज तो तैयार कर ही सकते हैं। उस समय यूक्रेन था, ये सोवियत संघ का ही यूक्रेन क्या था, भाग था और विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यूक्रेन में होता था। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा जी वगैरह संपर्क किया सोवियत संघ से कि हमारे तो यहाँ अन्न का संकट आ गया है, खाद्यान्नों की कमी आ गई। पहले लोग क्या करते थे, मेहनत खूब करते थे। 50 किलो खेत में बोया, 1 क्विंटल उत्पादन हुआ। उत्पादन क्षमता बहुत कम थी। यानी बीज जितना बोते थे उसका लगभग डबल या 3 गुना, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं था। तो अपने 50 किलो तो बोया, 1 क्विंटल उत्पादन हुआ, तो फिर खाद्यान्न की कमी आएगी। तो फिर यूक्रेन या सोवियत संघ से हरित क्रांति से भारत भी प्रभावित हुआ और वहां क्या है, यूक्रेन और वहां क्या है, एक मुट्ठी बीज बो दिया और 50 किलो अनाज हो गया, 1 क्विंटल अनाज हो गया। तो यानी वहां उन किस्म के क्या थे, बीज, हाइब्रिड बीज। तो उस तकनीकी को भारत में अपनाया गया और उससे उत्पादकता बढ़ी और खाद्यान्नों की जो कमी थी उसकी क्या हुई, पूर्ति। यानी हाइब्रिड बीज, जहां यहां पर कई संस्थान है जो इन पे कार्यरत, कई तो प्राइवेट कंपनी है जो पहले इन बीजों का प्रयोग करती है, ट्रायल करती है, ट्रायल करके फिर मार्केट में बेचती है। कई गवर्नमेंट के संस्थान भी है, कई गवर्नमेंट के संस्थान भी है जो उन किस्म के बीज तैयार करते हैं। ऐसे पशुओं की स्थिति थी, गाय भैंस वगैरह थे, ये जो अपनी नॉर्मल गाय है, देसी गाय, ठीक है, इसके दूध 3 या 4 लीटर बस। जबकि ये इसमें नस्ल सुधार कार्यक्रम चला और उन्नत किस्म की या उन्नत नस्ल के पशु का स्थितियां बनी या पैदा हुई। तो उनसे क्या बना, कई गाय ऐसी होती है 10 लीटर दूध, 15 लीटर दूध, समझ पाए, ताकि इसमें भी क्या मिला, इजाफा मिला। अब मेहनत उतनी ही है और उत्पादन क्या है, ज्यादा, समझ पाए। गो हत्या मालवाहक, अगर आपसे पूछे कि गो हत्या पर रोक, आर्टिकल 48, मालवाहक एवं दुधारू पशु की नस्ल सुधार, यह नस्ल सुधार से संबंधित आर्टिकल पूछे पशुओं में तो आर्टिकल 48, समझ गए। गो हत्या पूछे तो आर्टिकल हरित क्रांति आपसे पूछे तो हरित क्रांति, उन किस्म के बीज तैयार करना ही तो हरित क्रांति थी, वही थी ना। तो हरित क्रांति से संबंधित आर्टिकल भी पूछे तो 48 ही है। कौन सा है, 48 ही। तो ये हो गया अपना आर्टिकल 48। अब 48 में एक आर्टिकल ए और है, 48 ए। कौन सा है विद्यार्थियों, अनुच्छेद 48 ए। कैपिटल ए लिखते समझ जाना कि बाद में जोड़ा गया है। एक आइडिया रखना, कैपिटल ए बी सी जितने भी कैपिटल आ रहे हैं ना, वो ए लिखते ही ये बाद में जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया विद्यार्थियों, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया।
इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि पर्यावरण की रक्षा, राज्य पर्यावरण की रक्षा करी, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण एवं संवर्धन करी। दो ही बातें, एक तो क्या है, राज्य पर्यावरण की रक्षा करी, पहली बात। दूसरी है, राज्य वन व वन्य जीवों, राज्य वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण ऑब्लिक संवर्धन करेगा। ये बात है विद्यार्थियों कौन से में 48 एम। अब एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब अपन इनमें संविधान संशोधन, उसके द्वारा ये जोड़ा गया, उसके द्वारा ये जोड़ा गया, अलग अलग जगह पढ़ते हैं। इनको मैं एक जगह आपको लिखवा दूं। देखो, अपने अब एक ही लाइन लिखेंगे कि वह संविधान संशोधन जिनके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन हुआ है। तो वो सारे संविधान संशोधन पढ़ लेंगे, क्या परिवर्तन है वह वो पढ़ लेंगे। वे संविधान संशोधन जिनसे नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन हुआ है। वो कौन कौन से हैं, बहुत सरलता से पढ़ लेंगे विद्यार्थियों। देखो, एक जगह पढ़ा दूंगा ना, तो भविष्य में कभी गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी। जैसे एक संविधान संशोधन पढ़ा अपन ने, एक संविधान संशोधन पढ़ा, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 97वां संविधान संशोधन 2012। समझ पाए? ये 4 संविधान संशोधन है, 4 ही संविधान संशोधन है जिनके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया और 48A जोड़ा गया। ये तो क्लियर हो गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 38 में 38(2) जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है? 38(2). उसमें क्या है वो मैं सारा वर्णन बता दूंगा। 38(2) जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 45 में, अभी मैंने बताया था 45 में परिवर्तन हुआ है, उस व्यवस्था को 21A में जोड़ दिया। 97वां संविधान संशोधन द्वारा क्या परिवर्तन हुआ, इसमें हुआ है 43B जोड़ा गया है। कौन सा? 43B जोड़ा गया है। तो ये अपन इनको एक साथ कंबाइंड लिख लेंगे तो अपने परेशानी नहीं आएगी। ओके, वरना यहां पढ़ा वहां भूले, वहां पढ़ा यहां भूले। ठीक है, तो एक आएगा कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और ये होता है 1976
76। अब इसके द्वारा क्या क्या होते हैं, एक तो है अनुच्छेद 39A और एक है अनुच्छेद 43A और एक कौन सा जोड़ा गया है, अनुच्छेद